हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हैप्टी की शरी चैनल पर। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 5 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण का पार्ट 2 कराने जा रहा हूँ। पार्ट 1 मैंने आपको करा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लीजिएगा। और इससे पहले की जो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, ये भी मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हो तो प्लीज़ आप उसे भी मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे विशेष क्षेत्र प्रजाति। लास्ट पार्ट में हमने वन उन्मूलन पढ़ा था, उसके कारण पढ़े थे और उससे कैसे निपटान किया जा सकता है, कैसे उसको बचाया जा सकता है, वो सब हमने पढ़ा था। तो विशेष क्षेत्र प्रजाति, बच्चे शीघ्र ही शांतिपूर्ण गहरे वन में प्रविष्ट हो गए। जब वो वन में गए और बच्चे एक विशालकाय गिलहरी को देखकर क्या हो गए, चौंक गए। इस गिलहरी की एक लंबी फलदार पूंछ है और वे इसके विषय में जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। माधव जी ने बताया कि इस विशाल गिलहरी कहते हैं और यहाँ की ये एक विशेष क्षेत्र स्पीसीज है। तो विशेष क्षेत्र प्रजाति वही होती है जो खास होती हैं, तो यहाँ की खास गिलहरी बोली जाती है। पौधे एवं जंतु की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है। खास, विशिष्ट मतलब खास क्षेत्र पे खास रूप में पाई जाती है, तो उसे बोलते हैं विशेष क्षेत्र स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या आपकी इसकी डेफिनेशन है। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं मिलती। ये ऐसे नहीं है कि दूसरे क्षेत्रों में भी इजीली मिल जाए, ये सिर्फ विशेष क्षेत्र पर ही मिलती हैं। किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य अथवा देश की विशेष क्षेत्र ही हो सकते हैं। माधव जी ने पंचमढ़ी जयमंडल आर्थिक क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम के पेड़ भी दिखाए। देखिए, ये देख पा रहे हैं आप, ये जंगली आम का पेड़ है। और देखिए ये रवि गिलहरी, जो विशाल गिलहरी है, देखिए अलग से दिख रही है। उन्हें जंगली आम इन सब के पेड़ दिखाकर विशेष क्षेत्रीय वनस्पति जगत का भी उदाहरण बताया। वेसन भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय प्रणाली है। ठीक है, प्रोफेसर अहमद ने बताया कि उनके आवास के नष्ट हो रहे हैं और बढ़ती हुई जनसंख्या एवं नई स्पीसीज की प्रवेश से विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ रहा है इन पे, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, नई स्पीसीज आ रही हैं, तो इनसे क्या होता है, इनके आवास में धीरे धीरे फर्क पड़ता है और इसके अस्तित्व भी क्या होता जा रहा है, खोता जा रहा है। धीरे धीरे ये क्या होती जा रही है, गायब होती जा रही है। तो स्पीसीज सजीव की समष्टि का वह समूह है जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं। इसका अर्थ ये है कि जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्य के साथ अन्य जाति के सदस्य को छोड़कर जनन क्षम संतान उत्पन्न करते हैं। सिर्फ अपनी ही जाति के साथ ये स्पीसीज संतान उत्पन्न करती है। एक जाति के सदस्य में सामान्य लक्षण पाए भी जाते हैं, सेम लक्षण पाए जाते हैं। इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वन्य प्राणी अभ्यारण्य। अब ये क्या है, शीघ्र ही पहेली ने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा हुआ था पंचमढ़ी वन्य प्राणी अभ्यारण्य। अब प्रोफेसर अहमद ने बताया कि आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वन्य प्राणी यानी कि जंतु सुरक्षित एवं उनको सुरक्षित रखा जाता है, वहाँ पे सुरक्षित वो रहते हैं। इन्हीं को बच्चों हम वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहते हैं। माधव जी पुणे बताते हैं कि अभ्यारण्य वह स्थान है जहाँ प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूरी तरह से निषेधित दंडनीय अपराध है। अगर यहाँ पे कोई भी किसी भी जानवर को मारता है तो वहाँ पे इनकी सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण संकटन वन्य जंतु है जो मतलब जिनकी क्या है, धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, जैसे काले हिरन, श्वेत आंखों वाले हिरन, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली पत्ता, घड़ियाल, कच्छ मगरमच्छ, अजगर, गेंडा इत्यादि हमारे वन्य प्राणी अभ्यारण्य में सुरक्षित हैं। भारतीय अभ्यारण्य में अनूठे दृश्य भूमि, बड़े समतल वन प्रणाली, पहाड़ी वन तथा बड़ी नदियों के डेल्टा की झाड़ी भूमि तथा बुशेलदें। यह अफसोस की बात है कि सुरक्षित वन भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं है। कुछ ऐसे वन हैं जो क्या है, कुछ जानवरों के लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उनके आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोग क्या करते हैं, उन पर अटैक कर देते हैं, उनका शिकार करते हैं और उन्हें नष्ट करते हैं।
बच्चों को प्राणी उद्यान चिड़ियाघर जिसे बोलते हैं हम भ्रमण की यादें ताज़ा करने को कहा जाता है। उन्हें याद दिलाया जाता है कि प्राणी उद्यान भी वह क्षेत्र जहाँ हम प्राणियों जंतुओं को क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं। आप गए भी होंगे चिड़ियाघर, वहाँ पे आपने देखा भी होगा कई सारे जानवरों को वहाँ पे सुरक्षित रखा गया है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय उद्यान। सड़क के किनारे एक बोर्ड लगा था कि जिस पर लिखा था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। बच्चे जब वहां जाने के लिए उत्सुक थे। मालव जी ने उन्हें बताया कि एक विशाल आरक्षित क्षेत्र है, ये बहुत बड़ा, अर्थात पर्यावरण के संपूर्ण संकटों का संरक्षण करने में पर्याप्त है और इसी को राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ये वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पहला आरक्षित वन है और सबसे अच्छे किस्म के टीक यानी कि सागौन इस वन में पाया जाता है, यहाँ पे सतपुड़ा में। ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास भी स्थित हैं। ये इन वनों में मनुष्य की गतिविधि को प्राकृतिक प्रमाण है, जिससे हमें आदि मानव के जीवन के बारे में पता चलता है। चट्टानों के इन मानव आवासों में कुछ पेंटिंग कलाकृति भी मिलती है। पंचमढ़ी जैव मंदिर संरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टान आवास की पहचान भी की गई है। जंतु एवं मनुष्य को इन कलाकृति से लड़ते हुए, शिकार नृत्य एवं वाद्य यंत्रों को बजाते हुए दर्शाया भी गया है और आज भी अनेक आदिवासी जंगल में देखने को मिलते हैं। जैसे बच्चे आगे बढ़े, उन्हें एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र। उन्होंने यहाँ पे पढ़ा। माधव जी उनके बारे में बताते हैं कि हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए भी प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि बाघ परियोजना लागू कर दिया है, ताकि बाघों को क्या किया जा सके, बचाया जा सके। जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं कि दिन प्रतिदिन आप बाघ इतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, तो सरकार ने इनके सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया है। इस परियोजना के उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता को बनाए रखना है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये बाघ का चित्र है, ये जंगली भैंसा है और ये बारहसिंगा है। इन जानवरों को आप बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। बाघ उन स्पीसीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों में क्या होते जा रहे हैं, धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। परंतु सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अतः संरक्षण का अनूठा उदाहरण है, क्योंकि वहाँ पे क्या उनको पूरी सेफ्टी मिल रही है, जिसकी वजह से उनकी संख्या बढ़ रही है वहाँ पे। किसी समय शेर, हाथी, जंगल भैंसे तथा बारहसिंगा भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है, मतलब कि कम होती जा रही है और यह विलुप्त भी होते जा रही है, गायब होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, इतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे जंतु को बच्चों हम क्या कहते हैं, संकटपन जंतु कहते हैं। भूजों को डायनासोर के विषय में याद दिलाया गया तो लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके थे। कुछ जीवों की प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने से उनके अस्तित्व में को खतरा पैदा हो गया था। प्रोफेसर अहमद ने यह भी बताया कि पौधों जंतुओं के संरक्षण के उद्देश्य से सभी राष्ट्रीय उद्यान में कड़े नियम भी लागू किए गए। मानवीय गतिविधि जैसे चराना, अवैध शिकार करना, जानवरों को पकड़ना या उनको मारना, जलावन पौधों की लकड़ी का औषधीय पौधे इकट्ठे करना स्वीकार्य नहीं किया गया। मानव जी पहले को बताते हैं कि बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं ज़्यादा हो रही है। ठीक है, अक्सर हम सांप, मेंढक, छिपकली, चमगादड़, उल्लू इत्यादि को निर्दयता से क्या कर देते हैं, मार देते हैं और पारितंत्र में उनके महत्व के विषय में सोचते भी नहीं है कि उनका क्या महत्व है और उनको मारकर हम स्वयं को हानि पहुंचा रहे हैं। ऐसा कि हमारा जो पारितंत्र है वो क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। यज्ञ भी आकार में छोटे हैं, परंतु पारितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वे आहार जाल एवं आहार श्रृंखला के भी भाग हैं। किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैव घटक जैसे जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं, ये सभी आपस में मिलकर पारितंत्र का निर्माण करता है। जितने पौधे हैं, प्राणी हैं, ठीक है, जितने भी सूक्ष्म अजैव घटक, जैव घटक, जलवायु, ये सभी मिलके एक क्या बनाते हैं, पारितंत्र का निर्माण करते हैं। और अगर इसमें एक की भी कमी हो जाती है तो हमारा जो पारितंत्र है बच्चों वो बिगड़ जाता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है रेड डाटा पुस्तक। प्रोफेसर अहमद बच्चों को रेड डाटा पुस्तक के बारे में भी बताते हैं और उनको बताते हैं कि जो रेड डाटा पुस्तक है ये वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटपन स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है कि कौन से ऐसे जंतु हैं, जानवर हैं जो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। पौधे, जंतु और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं।
रेड डाटा पुस्तक के विषय में अधिक जानकारी पर आप कंप्यूटर में इस वेबसाइट पर भी हम क्या कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है प्रवास। ठीक है, मानव जी के निरीक्षण में भ्रमण पार्टी गहरे वन में प्रवेश करती है और वे तब सुरक्षित क्षेत्र में कुछ समय आराम भी करते हैं। पहली ने नदी के समय कुछ पक्षी देखे। मानव जी बताते हैं कि ये प्रवासी पक्षी हैं। ये पक्षी संसार के अन्य भागों में उड़कर वहां से उड़कर यहाँ पर आए। जलवायु परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी क्या होते हैं, प्रत्येक वर्ष अपने सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित स्थान पर उड़कर आते हैं और वे यह अंडा देने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वे स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अच्छा नहीं होता है। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, प्रवासी पक्षी कहते हैं। नेक्स्ट है कागज का पुनर्चक्रण। प्रोफेसर अहमद बच्चों को ध्यान वन उन्मूलन के एक और कारण की ओर भी आकर्षित करते हैं। जो वन उन्मूलन हो रहा है उसका एक और कारण क्या है वो भी बताते हैं, और वे उन्हें बताते हैं कि 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 पेड़ों को काटा जाता है अगर 1 टन कागज चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो पेड़ों से ही कागज बनता है। अतः हमें कागज की क्या करनी चाहिए, बचत करनी चाहिए। प्रोफेसर अहमद ये भी बताते हैं कि उपयोग के लिए कागज का 5 से 7 बार पुनः चक्रण किया जाता है। यदि कोई छात्र दिन में मात्र 1 कागज की बचत करता है तो हमें 1 वर्ष में अनेक पेड़ों को क्या कर पाएंगे, बचा पाएंगे। हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए, इसका पुनः उपयोग पुनः चक्रण भी करना चाहिए, बार बार इसका यूज़ करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचा पाएंगे बल्कि कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जो जल ऊर्जा है इनकी भी हम बचत कर पाएंगे। इसलिए हमें क्या बच्चों, कागज की वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों में भी क्या होगी, कमी आएगी। नेक्स्ट टॉपिक है पुनर्वन रोपण। प्रोफेसर अहमद का सुझाव है कि वन उन्मूलन का उत्तर पुनर्वन रोपण भी है। अब इसमें काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करना जरूरी है। अगर आप किसी पेड़ को काट रहे हैं तो उसकी जगह कोई नया पेड़ उगाएं तो उससे भी क्या होगा, हमारे पर्यावरण में बैलेंसिंग बनी रहेगी। रोपण वाले वृक्ष सामान्य उसी स्पीसीज के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। हमें कम से कम उतने वृक्ष तो लगाने ही चाहिए जितने हम काट रहे हैं। प्राकृतिक रूप से भी पुनः वन रोपण हो सकता है। तो पुनः वन रोपण आपको समझ में आ गया होगा कि एक पेड़ को काटने के बजाय, ठीक है, अगर एक पेड़ को काट रहे उसके बजाय दूसरा पेड़ भी उगाया जाए साथ साथ। यदि वन उन्मूलन क्षेत्र को आबादित छोड़ दिया जाता है तो ये स्वतः पुनः स्थापित हो भी जाता है। प्राकृतिक वन पुनः वन रोपण में मानव गतिविधि का कोई स्थान नहीं है। हमें अपने वनों को अब तक बहुत अधिक नष्ट कर चुके हैं और यदि हमें अगली पीढ़ी के लिए हरी संपदा बनाए रखनी है तो अधिक से अधिक क्या करना पड़ेगा, हमें पेड़ों को लगाना पड़ेगा। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें यह भी बताया कि भारत वन संरक्षण अधिनियम के तहत इस अधिनियम का उद्देश्य प्राकृतिक वनों का परिश्रम और संरक्षण करना भी है और साथ ही साथ ऐसे उपाय भी करना है जिससे वन में और उसके समीप रहने वाले लोगों की आधारभूत आवश्यकता की पूर्ति हो सके। कुछ समय विश्राम करने के बाद माधव जी ने बच्चों को वापस चले जाने को कहा, क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात वन में रुकना ठीक नहीं है। वापस आने के बाद प्रोफेसर अहमद एवं बच्चों ने इस उल्लासपूर्ण अनुभव के लिए माधव जी का आभार भी व्यक्त किया। ठीक है बच्चों, तो ये था चैप्टर। अब हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा वो देख लेते हैं। वन्य प्राणी अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र ऐसे नाम है जो वन्य एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण के लिए जरूरी है, उनके लिए बने हैं। जैव विविधता का अर्थ क्या है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों के अलग अलग प्रकार जो होते हैं उन्हें हम जैव विविधता कहते हैं। और किसी क्षेत्र के सभी पौधे और जंतु उस क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात में पाए जाने जाते हैं। विशिष्ट क्षेत्र स्पीसीज किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं। संकटपन स्पीसीज क्या होती है, एक ऐसी स्पीसीज होती है धीरे धीरे क्या होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है। रेड डाटा पुस्तक में संकटपन स्पीसीज का रिकॉर्ड लिखा हुआ है। प्रवास एक ऐसी घटना है जिससे किसी स्पीसीज का अपने आवास से किसी अन्य आवास में हर वर्ष को विशेष अवधि में विशेषकर प्रजनन हेतु जाना पड़ता है। हमें वृक्ष ऊर्जा और पानी को बचत करने के लिए कागज की भी बचत करनी चाहिए, उनका पूर्ण उपयोग करना चाहिए। हमने देखा
और पुनः वन रोपण नष्ट किए गए वनों को दोबारा से स्थापना करने के लिए रोपण करना जरूरी है। तो ये था बच्चों चैप्टर जो मैंने आज आपको कंप्लीट करा दिया है। आई होप आपको आज के कराए हुए सभी टॉपिक अच्छे समझ में आए होंगे और आपको आज की जो वीडियो है वो भी अच्छी लगी होगी। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।